हेलो गाइस, दिस इज अजीज कुरैशी। वेलकम बैक टू चैनल बिगनर्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेस्पायरेशन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्पायरेशन है क्या? रेस्पायरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन organism and medium, organism and medium in which it survive। क्या है रेस्पिरेशन का मतलब? क्या है कि ये गैसेस का क्या है, एक्सचेंज होता है किसके बीच में? कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म जिस भी मीडियम में क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उस मीडियम यानी ऑर्गेनिज्म और उस मीडियम के बीच में आपका क्या है, एक्सचेंज है किसका? गैसेस का। वही क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन जो है ना, इस रेस्पिरेशन को क्लियर करने के लिए आपको 3 टर्म्स यहाँ पे क्लियर करने पड़ते हैं, तब जा कर के आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है ना वो क्या होता है, समझ में आता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या बोलता हूँ कि जब मैं कंप्लीट रेस्पिरेशन, एक यहाँ पे फॉर्मूला मान लो आप लोग कि रेस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये मान लो कि रेस्पिरेशन जो है ना, इस रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपका वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्लस दूसरा होता है डिफ्यूज़न। एक वेंटिलेशन होता है, एक होता है डिफ्यूज़न होता है, और एक आता है परफ्यूज़न। एक होता है परफ्यूज़न। इन तीनों को कमांड में आप बोलते हो कि यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है ना वो प्रॉपर है। यानी रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए आपको 3 टर्म्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, एक तो वेंटिलेशन, एक डिफ्यूज़न और एक परफ्यूज़न। समझ गए? अब वैसे रेस्पिरेशन जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। देखो, अब रेस्पिरेशन को आप समझाएं फिनोमिना, अगर नॉर्मल फिनोमिना जो होती है रेस्पिरेशन की, उसमें अपन क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लंग्स है। ये क्या है? लंग्स है। और इस लंग्स की फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं एल्वेलाई। वो क्या होती हैं? एल्वेलाई। तो ये स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी एल्वेलाई। समझ गए? और ये मान के चलो कोई ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ये क्या है? कोई ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स जा रही है किसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ को। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टिश्यूज़ है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टिश्यूज़ हैं, ये कोई पर्टिकुलर टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़। अब रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म कैसी होती है? देखो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अब इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? अंदर लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। समझ गए? और मैं क्या बोल सकता हूँ? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप लोग सांस छोड़ते हो उस टाइम पे आप CO2 जो है उस CO2 को आपको क्या करते हो? बाहर निकालते हो। समझ गए? तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनको हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं वेंटिलेशन। इसको कंप्लीट आप बोलते हो वेंटिलेशन। समझ गए? तो वेंटिलेशन में क्या बोल सकता हूँ? वेंटिलेशन इज एक्ट ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। समझ गए? एयर को बाहर निकालना और अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। समझ गए? तो ये एक टर्म क्लियर हो गया आपकी, वेंटिलेशन। अब देखो, जब आपने इंस्पायर किया ऑक्सीजन को
तो ऑक्सीजन आपके रेस्पिरेटर के थ्रू आकर के यहाँ पे एलोलाई के अंदर या फिर लंग्स में अपन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या होती है, अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, हायर है, ठीक है। और फिर अपन बोलते हैं कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ को क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड हुई, और यहाँ पे ब्लड, आपका ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में, ये कोई ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, और इस ब्लड के अंदर आपकी एक ऑक्सीजन गैस या फिर गैस एक्सचेंज यूनिट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग आरबीसी। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, गैसेस को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ऑक्सीजन और CO2 का। तो यहाँ पे ये मान के चलो, ये भी आरबीसी लो। इस आरबीसी पे क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर आपका एक कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आयरन, और ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अटैच करके रखता है। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कम है, समझ गए, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, लो है। समझ गए मेरी बात? तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जो है वो किस में जाएगी, इस ब्लड में जाएगी, और आरबीसी पे अटैच होगी, किसकी हेल्प से, यहाँ पे अटैच होगी आयरन की हेल्प से। समझ गए मेरी बात? और यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है आरबीसी लेकर के जाएगी कहाँ पे, इन टिश्यूज़ को, पर्टिकुलर टिश्यूज़ को लेके जाएगी, और किस मैकेनिज्म के थ्रू, स्क्वीजिंग मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि डंबल शेप होती है आरबीसी। तो सेंट्रल से क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी स्क्वीज होगी, स्क्वीज होने से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे आरबीसी से, और किसको चले जाएंगे, टिश्यूज़ को चले जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू ने काम में लिया ना, ये बदले में क्या रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करेगा CO2। अब यहाँ से क्या रिलीज़ करेगा, CO2, और CO2 किस में आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड में आने के बाद में CO2 जो है वो CO2 क्या करेगा, आरबीसी पे अटैच होगा, और आरबीसी पे अटैच होने के बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है, यहाँ पे एक्सीड है, ज़्यादा है, या फिर बढ़ी हुई। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन से फिर अपन बोलते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी मतलब यहाँ से आरबीसी क्या करेगी, रिलीज़ करेगी, और CO2 जो है वो किसको जाएगी, आपकी एलोलाई को जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ हायर, या फिर अपन बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से किस में जा रही है, लो में जा रही है, और यहाँ से आरबीसी जो है अपनी जो बोलते हैं CO2 जो है वो भी क्या कर रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। इस पूरी की पूरी फिनोमेना का हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एलोलाई से जो है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे कौन सी मैकेनिज़्म काम में आ रही है, तो वहाँ पे आ रही है आपकी डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के थ्रू आपका एलोलाई से और ब्लड के बीच में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी मैकेनिज़्म के थ्रू, डिफ्यूज़न मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। तो दूसरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग परफ्यूज़न। अब परफ्यूज़न जो है उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जिस भी अमाउंट से यहाँ से लेकर के आरबीसी क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर जितना भी ब्लड यहाँ पे पर्टिकुलर टिश्यूज़ को जिस भी रेट से आ रहा है, यानी अपन बोलते हैं परफ्यूज़न के लिए आप क्या बोलते हो कि नॉर्मल रेट, द नॉर्मल रेट at which blood supply or O2 supply is going to tissue। यानी एक नॉर्मल रेट है जिससे ऑक्सीजन की या फिर ब्लड की सप्लाई जो है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो इस पर्टिकुलर टिश्यूज़ को आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं परफ्यूज़न। समझ गए मेरी बात? अब परफ्यूज़न के लिए आप नॉर्मल कंडीशन भी पढ़ते होगे, हाइपर परफ्यूज़न। उस कंडीशन में क्या होता है कि एक आप शॉक के लिए भी बोलते हो
कि जब 80 या फिर 80 से डाउन अगर बीपी आ जाता है तो उस कंडीशन को आप लोग बोलते हो कि इसको हाइपर परफ्यूजन है, और हाइपर परफ्यूजन रिलेट कर रहा है किससे, शॉक से। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफ्यूजन। तो रेस्पिरेशन में आपके 3 कंटेंट आपने पढ़े, एक तो वेंटिलेशन पढ़ा, एक डिफ्यूज़न पढ़ा और एक परफ्यूजन पढ़ा। तीनों टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है, समझ गए मेरी बात। अब देखो यहाँ पे एल्वेलाई और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को आप लोग बोल रहे हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हो? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको आप बोल रहे हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो रेस्पिरेशन या फिर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसको आप लोग बोल रहे हो इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हो? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आज हमने रेस्पिरेशन को क्लियर किया, वेंटिलेशन, डिफ्यूज़न और परफ्यूज़न क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या थे। नेक्स्ट कंटेंट जो है आपका, हम लोग वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम जो है वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।